गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। लास्ट वीडियोस आई होप सो आपने देख ली होंगे, उसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ली होंगी। जो भी आपके पास सोर्स होगा, कोई बुकलेट, कोई बुक या फिर कोई मॉड्यूल या फिर कोई भी आपकी कोचिंग का कोई भी सोर्स जिससे रिलेवेंट आपने उस टॉपिक से रिलेवेंट क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए हैं तो वेरी गुड। और उसमें रिलेटेड कोई अगर आपको कोई डाउट है या कोई कंसेप्ट आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है या जिसको भी आपको दिक्कत ला रही है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप करें उसके। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है, जो आपके कंसेप्ट वीक हैं, वो आप मुझे बताएं, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा सारे। मुझे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि सर एक बार मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ाएं, तो मैं मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चैप्टर मैं पूरा पढ़ाऊँगा, डेली बेसिस पे लेक्चर आएंगे। लेक्चर का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट का होगा और मैं इस लेक्चर के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वही नोट्स आपको मैं PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आपका टाइम लिखने का बच जाए। बट आप जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँ उन क्वेश्चन को एक बार एटलीस्ट रफ में खुद से सॉल्व ज़रूर करें, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि क्या हमसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। सो आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट भी बहुत बेसिक चैप्टर है 11th क्लास का, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जनरली पढ़ा दिया जाता है। बट ये चैप्टर अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इसको वो इंक्लूड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आया तो वो काम का नहीं है, लेकिन वो मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ में लेकर किसी भी चैप्टर में वो इसके क्वेश्चन को मिक्स कर सकता है, जैसे सॉल्यूशन में कर ले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कर ले। तो हमको ये चैप्टर कंसेप्चुअल बेस के हिसाब से क्लियर होना चाहिए। मैं आपको इसके फॉर्मूले भी बताऊंगा और जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब एक काम आप ये करें कि आप जितने भी फॉर्मूले इस लेक्चर के बीच में आपको देखने को मिलते हैं उनको आप खुद से अपनी राइटिंग में लिखें। एक काम ये करें, लास्ट में आपको अगर हो सका तो मैं आपको खुद एक फॉर्मूले की PDF बनाकर आपको सेंड करूंगा। बाकी इसके चांस बहुत कम है क्योंकि ये काम आपको करना है। नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। सो आप करते रहें, साथ साथ डाउट आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं और ये वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी अगर कोई कंसेप्ट वीक है तो वो भी उनको हेल्प मिल सके। सो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल क्या है वो समझना है। तो मोल की डेफिनेशन क्या है? द यूनिट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल कौन कौन से? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स हैं। तो इनको डिफाइन करता है। तो इसको अपन, ये मुझे कभी भी बुक की लैंग्वेज पसंद नहीं आती, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज अपन बात करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसको अगर सिंपल से अपन ऐसे समझें कि हम किसी भी बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसे हमने कोई चीज़ परचेज की, वो मैंने उसकी क्वांटिटी ली 12, तो अपन क्या बोलेंगे? 1 दर्जन, राइट। तो अपन ये थोड़ी बोलते हैं कि सर 1 दर्जन केला देना, एक दर्जन बनाना देना, नहीं बोलते ना। क्या बोलते हैं? 1 दर्जन की जगह अपन क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं बोलते 12 केले देना सर, क्या बोलते हैं उसको अपन? 1 दर्जन केले देना। तो वही चीज़ है कि एक बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाता है? मोल कहलाता है, राइट। अब मोल क्या है? एक मोल में कितनी वैल्यू होती है? क्या वैल्यू है मोल की? एक मोल इक्वल टू कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो 1 मोल बराबर 1 मोल इक्वल टू होता है 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। सिक्स 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। सो ये पार्टिकल्स हमारे पास हैं। अब 1 मोल में इतने पार्टिकल्स रहते हैं, लेकिन पूरे चैप्टर में मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली काम में लूँगा 6 इंटू 10 की पावर 23
6 × 10⁻23। अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये ना रख के ये रखेंगे ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इससे आसान हो जाएगी। ठीक है। अब पार्टिकल्स में क्या क्या है ये पार्टिकल, तो एक मोल जो है वो किसके इक्वल होता है, एक मोल जो है 1 मोल इक्वल टू Na, इसको अपन क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर। ये वैल्यू क्या है, अवोगाद्रो नंबर। ये किसके बराबर है, ये है एटम के बराबर, ये है मॉलिक्यूल के बराबर, ये है आयन के बराबर, ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बराबर। मतलब 1 मोल को अपन इनके बराबर कह सकते हैं। ये 1 मोल इक्वल टू वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस चैप्टर में हमको कुछ बेसिक चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि पहला एटॉमिक वेट। ये आप 9th 10th से ही देखते आ रहे हैं। एटॉमिक वेट बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन याद नहीं रहती है। फिर भी कुछ इस एटम ऐसे हैं जिनके एटॉमिक वेट आपको याद रहने चाहिए, जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। कोशिश करें इनको याद करने की, याद हो जाए तो बेटर है। बाकी कुछ टिपिकल एटॉमिक वेट जो होते हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो आप वहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हैं। बट हमको जनरल एटम्स के तो एटॉमिक वेट याद होने ही चाहिए। अब बताती है हमारे पास 3 हमने लिखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनका मास मैंने लिखा है कि केजी में, और इन पे चार्ज लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे हमेशा याद रहनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज देख लिया, अब बात करते हैं जैसे क्वेश्चन बनाया अपन ने, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहना, इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है वो समझे एक बार। तो कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, क्या पूछ रहा है, सिंपल सा पूछ रहा है कि हमें कैलकुलेट, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है तो बोल रहा है कि बताओ 1 मोल में कितना चार्ज होगा। तो वो देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, तो फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल बराबर मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हमको टोटल मोल में इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज फाइंड करना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसको अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो सिंपल सा 1 मोल में कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम बराबर इक्वल टू क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 96500 कूलम, जो कि किसके बराबर है, 1 फैराडे के। किसके बराबर है, 1 फैराडे के। तो ये वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही अगर आपको उसने पूछ लिया कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे इन द फॉलोइंग, तो पहला 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, 1 मोल Na प्लस आयन का चार्ज फाइंड करो। तो भाई सिंपल सा है, 1 मोल है, ठीक है, 1 हो गया। चार्ज कितना है इसके ऊपर, +1 है, तो 1 × 1 मतलब 1 फैराडे हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन तो अपन ऊपर ही कर ली। तो सेकंड ले लें, 0.2 मोल ऑफ Mg+2 आयन। तो इसमें कैलकुलेट करना, तो मोल कितना है, 0.2 है, और चार्ज कितना है, 2 का चार्ज है, तो 2 हो गया यहाँ पे।
ये कितना हो गया 0.4 फैराडे। अगर +3 होता सपोज तो क्या कर लेते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो हमें उसको सॉल्व करने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात आती है सिंपल मोल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, लेकिन मोल पे जाने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। तो एटम तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, हम थोड़ा सा मॉलिक्यूल को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस देखना है ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है अभी देख लेते हैं। पहला आता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक नाम से पता लग रहा है जिसमें क्या हो, मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली सिंगल एटम, ठीक है। तो डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली सिंगल एटम, तो जैसे इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो वो सारी किस में आ जाएंगी, इसी मोनो एटॉमिक में। दूसरा आता है डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल नाम से पता लग रहा है कितने 2 एटम्स होने चाहिए। तो उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है, होमो और हेट्रो। होमो और हेट्रो, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। तो क्या होता है होमो और हेट्रो, देख लेते हैं। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमो मतलब क्या होता है, होमो एटॉमिक मतलब सेम, और हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो होमो एटॉमिक में एग्जांपल देखें तो H2, N2, O2, F2, Cl2, ठीक है। और इसमें एग्जांपल देखें तो NaCl, HCl। एटम कितने हैं, 2 हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रो एटॉमिक। क्लियर हुआ, ये हेट्रो एटॉमिक, ये होमो एटॉमिक। फिर ऐसे आता है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम। उसमें भी अपन क्लासीफाई करते हैं क्या, एक तो होमो के नाम से, एक हेट्रो के नाम से। तो होमो के नाम से क्या हो जाएगा, O3 ओजोन। इसमें क्या तीनों एटम ही तो सेम थे। अब हेट्रो में देखिए तो CO2, MgCl2, H2O, ये सब क्या है, हेट्रो एटॉमिक है। और हेट्रो है लेकिन कैसे, ट्राई में। लास्ट, सेकंड लास्ट, फोर्थ टेट्रा एटॉमिक। तो टेट्रा एटॉमिक क्या है, टेट्रा एटॉमिक बोले तो जिसमें 4 एटम हो। जैसे इसमें भी अपन 2 क्लासीफाई कर रहे हैं, एक तो होमो के नाम से P4 फॉस्फोरस, और एक हेट्रो के नाम से SO3 और NH3। क्लियर हुआ। फिफ्थ एंड लास्ट पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक डेफिनेशन, विच कंटेन मोर देन 2 एटम्स, है ना। तो क्या हो गया, तो इसमें अपन पॉली एटॉमिक में एग्जांपल लिख लेते हैं। एक तो ऑक्टा एटॉमिक बोले तो एसिड। तो ये क्लासिफिकेशन
ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी कर लिया अपन ने, इसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली एटॉमिक पे डिस्कशन हो गया। ठीक, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि मॉलिक्यूल कितने कितने टाइप के अपन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आती है बात एटॉमिक मास। तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन अब बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हमको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो मॉलिक्यूलर मास का बार बार यूज़ आने वाला है पूरे चैप्टर में, तो इसलिए हमको ये निकालना आना चाहिए। तभी आ सकता है जब आपको एटॉमिक मास पता होगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो देखो, जैसे सपोज H2, अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो अब हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो H2 का कितना हो गया, कितना मोलर मास हो गया, 2 AMU एटॉमिक मास यूनिट। O2 का बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32 AMU। क्लियर है। S8 का देखें तो सल्फर का कितना होता है, 32, तो 8 × 32 बोले तो 256 AMU। ये तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं उन पे अपन ने डिस्कशन किया। अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपको मिलता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, CuSO4.5H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। क्या बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल, CuSO4.5H2, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इन एटम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, 63.5, सल्फर का कितना होता है, 32, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। अब इन सबको मुझे सॉल्व करना है। कैसे, कॉपर प्लस सल्फर प्लस 5 तो ये और 4 ये, तो कितना हो गया, 9 ऑक्सीजन एटम, 90 नहीं है, 9 ऑक्सीजन एटम है, प्लस 10 हाइड्रोजन एटम, ये कितने हैं, 10 है। तो इन सब का मुझे कैलकुलेट करना, तो क्या करना पड़ेगा, 63.5 इसका, 32 इसका, प्लस 9 × 16 प्लस 10 × 1, ये करेंगे तब जाके हमको इसका पूरे का मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, जो कि कितना आएगा, 249.5। क्लियर हो रहा है। चलो, ऐसे हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। एक और देख लो, Na2SO4.10H2। अब सोडियम का मुझे पता होना चाहिए, सोडियम का मोलर मास अपन कितना लेते हैं, 23, सल्फर का मुझे पता है 32, ऑक्सीजन का मुझे पता है 16 और हाइड्रोजन का मुझे पता है 1। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कैलकुलेट करके ये कितना आ रहा है। तो ये बेसिक मोलर मास कैलकुलेशन हमने देख ली, ऐसे करते हैं। इसके बाद बात आती है मोलर मास को कैलकुलेट करने के बाद कि अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे, किसके, मोल के कैलकुलेशन की तरफ, कि भैया मोल क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, मोल। ये मोल की दुनिया पे सारी बातें हैं, तो मोल पे चलते हैं। मोल क्या है, तो देखो मोल की डेफिनेशन हमने देख ली कि मोल क्या, ये होता है इन पे पार्टिकल्स इक्वल टू दिस, ये सब मोल की डेफिनेशन है। बट मोल का एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, अपन मैथमेटिकल की तरफ चलते हैं। तो मोल का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या, एटॉमिक एटम के लिए अलग पड़ा है, मॉलिक्यूल के लिए अलग पड़ा है। तो उस पे बेस में एक फ्लो चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ, उस फ्लो चार्ट को हमको पूरे को समझना है। अगर हमने फ्लो चार्ट समझ लिया तो हमारे क्वेश्चन स्टेप्स पे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर फ्लो चार्ट याद नहीं है तो तकलीफ आएगी। फ्लो चार्ट हमको याद हो एनी हाउ याद करना है। तो फ्लो चार्ट ये रहा, फॉर्मूला चार्ट, फ्लो चार्ट ये है, इसको समझें क्या कहता है ये। देखें,
सबसे पहले अपन को मास गिवन है। क्या गिवन है? मास। मास बोले तो वेट, और उससे क्या फाइंड करना है? मोल फाइंड करना है। तो मोल इक्वल टू क्या हो गया? वेट अपॉन मोलर मास, राइट, वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, अभी मैं किस तरफ बढ़ रहा हूँ? राइट साइड में बढ़ रहा हूँ। ठीक है, फिर अपन लेफ्ट साइड में देखेंगे। तो ये क्या हो गया? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास। मोल आ गया। मोल के बाद अपन को मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? ये एन किसका सिंबल है? मोल का सिंबल है। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे? मोल है। तो मोल इंटू एन है। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूल। अब फिर हम मॉलिक्यूल निकल के अब निकालना क्या है? टोटल एटम। तो कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी। उससे क्या निकलेगा? टोटल एटम्स निकलेंगे। मॉलिक्यूल निकल गया तो मॉलिक्यूल से अब क्या निकालेंगे? टोटल न्यूट्रॉन। कैसे? मॉलिक्यूल इंटू टोटल न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। टोटल न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल में जो न्यूट्रॉन है उसको मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे क्या निकल जाएगा? टोटल न्यूट्रॉन। मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूल इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। ये तो हमने राइट साइड में जब पढ़े तब की बात। अगर इसको क्वेश्चन को रिवर्स कर दे, मान लो क्वेश्चन आपको दे कि मास गिवन है और आपसे टोटल एटम पूछे हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले मोल निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर टोटल एटम कैलकुलेट करेंगे। बट सपोज आपको टोटल एटम गिवन हो जाए और मास पूछ ले तो क्वेश्चन रिवर्स हो गया, तो फॉर्मूले रिवर्स करने पड़ेंगे। अभी क्या किया था? मॉलिक्यूल से टोटल एटम निकालने के लिए टोटल एटम इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल इंटू एटोमिसिटी। तो क्या करोगे आप? आपको क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूल फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा? सपोज ये था क्या, एक समझा देता हूँ ताकि आपको बाकी आप खुद कर लें। मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी किया था, है ना। अब मुझे मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूल। तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं इसको कहाँ ले जाऊँ? नीचे। तो टोटल एटम डिवाइडेड बाई, सिंपल हुआ, समझ में आया कि मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो टोटल एटम डिवाइडेड बाई एटोमिसिटी। तो हमने ये फॉर्मूले से क्या फाइंड कर लिया? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जब हमने फाइंड किया तो क्या करना है? फाइंड हमको मोल। मोल कैसे फाइंड? मोल से मॉलिक्यूल कैसे फाइंड किया था? एन इंटू एन ए। ठीक है, अब रिवर्स करना पड़ेगा। अब क्या फाइंड करना है अपन को? मोल। तो क्या करना पड़ेगा? मोल इक्वल टू मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एन ए। ये एन ए कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। सेम एज मास के लिए। तो ये फ्लो चार्ट हमको एनी हाउ याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है यहाँ तक। अब आज जो है इस लेक्चर में हम इस फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे ताकि ये क्वेश्चन हमसे इजीली हो जाए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आपको सॉल्व करना है, उनके सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा, और कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। तो देखो, अब बात आती है, जैसे सपोज एक क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड आउट मोल इन, बहुत सिंपल सी पहले कैलकुलेशन ले लेते हैं ताकि अपन को दिक्कत ना आए। इन 9 ग्राम ऑफ H2, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सॉल्यूशन इसके बगल में लिख रहा हूँ। फाइंड आउट मोल इन 9 ग्राम ऑफ H2। 9 ग्राम H2 दिया है। क्या दिया है? 9 ग्राम H2। देखो मास गिवन है, क्या पूछा है? मोल पूछा है। ठीक है, वेट दिया ना ग्राम में, क्या पूछा है? मोल पूछा। तो क्या करेंगे? मोल इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो क्या करना है? वेट कितना अपने पास? मोल इक्वल टू वेट कितना है? 9 ग्राम, राइट। अब H2 का मोलर मास निकालना है। H का कितना एटॉमिक मास होता है? 1। कितना हाइड्रोजन है? 2, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 तो कितना हो गया? 18। क्लियर है? तो ये हो गया सॉल्व। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया? 1/2 मोल आ गया। तो ये तो सिंपल मोल कैलकुलेशन। अगर आपको थोड़ा सा वो मॉलिक्यूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी दे दे तो हम कर सकते हैं। तो हमारे सामने सॉल्व हो रखा है, इसलिए इसी को ले लेते हैं। 2.495
ग्राम ऑफ ब्लू विट्रियोल। ठीक है, अब ये देके भी छोड़ सकता है, जरूरी नहीं आपको मॉलिक्यूल दे। तो अब हमें सब कुछ आता है लेकिन मॉलिक्यूल फॉर्मूला याद नहीं है, ये याद नहीं है तो हम गलत कर देंगे। तो ब्लू विट्रियोल क्या होता है, CuSO4.5H2। तो हमको क्या फाइंड करना है, इसका मोल फाइंड करना है। तो मोल बराबर वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 2.495 डिवाइडेड बाई 249.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना 0.01 मोल। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो। सो 3 क्वेश्चन है। एक दिया है 1.61 ग्राम Na2SO4.10H2 देन फाइंड मोल। ठीक है, तो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ, सॉल्यूशन एक बार आपको करना है। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है, इसका आंसर आएगा 0.005 और 22.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज वाले का आपका आंसर आएगा टोटल मिला के 1/8 मोल। यहाँ थोड़ा देखना, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स या फाइंड आउट मोल इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। तो पहले सुक्रोज का हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, C12H22O11। ये और एक रिलेशन बता देता हूँ, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है। तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका आंसर जो भी आए वो आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, सपोज उसने आपको बोला कि फाइंड आउट टोटल एटम, फाइंड आउट टोटल एटम, फाइंड आउट टोटल एटम इन 1.6 ग्राम CH4। ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट टोटल एटम इन 1.6 ग्राम CH4। तो सॉल्यूशन देखो, वेट दिया है फ्लो चार्ट पे, फिर देखते हैं एक बार क्या गिवन है, वेट गिवन है, टोटल एटम पूछा है, तो मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो देखो पहले वेट दिया है तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल। कैसे, 1.6 तो वेट है डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, मोल निकला। फिर आप यहाँ से क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे। फिर मॉलिक्यूल से क्या निकालेंगे, टोटल एटम कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला प्रोसीजर भी आप ही को करना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के बेस क्वेश्चन में मुझे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को रिवर्स भी करवाता है। जैसे सपोज क्वेश्चन दिया उसने, what weight of CH4 should be taken which contains 2.4 into 10⁻24 atoms of hydrogen। ये पूरा क्वेश्चन है, what weight of CH4 should be taken which contain 2.4 into 10⁻24 atoms of hydrogen। आपसे पूछा है what weight, मतलब मास पूछा है। इवन क्या है, एटम्स गिवन है, मतलब अब क्या है फ्लो चार्ट में आपके पास, ये आपको पता है और ये आपसे पूछा है। मतलब क्वेश्चन कैसा हो गया, रिवर्स क्वेश्चन हो गया। तो देखो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, पहला मॉलिक्यूल,
देन मोल, देन मास। यही करना है, ऐसे करेंगे। देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एटम से टोटल एटम डिवाइडेड बाय एटोमिसिटी। तो टोटल एटम डिवाइडेड बाय एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, है ना। अब अगर मुझे CH4 का बोला होता तो टोटल एटम कितने हो जाते, 5, लेकिन बोला किसका है, हाइड्रोजन का। तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं, सिर्फ 4 है, तो एटोमिसिटी भी कौन सी आएगी, हाइड्रोजन की आएगी। तो पहले तो टोटल एटम लिख लो जो गिवन है, 2.4 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इससे कैलकुलेट किया तो क्या निकला, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल आया, ठीक। मॉलिक्यूल आगे दिन बेटा मॉलिक्यूल से क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी। तो मोल, अब मोल फाइंड करना है, ठीक है। तो मोल हमको निकालना है, तो मोल ऑफ CH4, क्योंकि पूछा क्या है, CH4 का मोल पूछा है, तो CH4 का मोल क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na, यही था क्या। और मॉलिक्यूल की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻23। और मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में, Na की वैल्यू भी अपन को क्या लेनी है, 6 × 10⁻23 ही लेनी है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब आ गया क्या, मोल आ गया। तो मोल से फिर अब क्या फाइंड करेंगे, मास फाइंड करेंगे। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितना है, 1 आया, एंड मॉलिक्यूलर वेट CH4 का कितना होगा, 12 + 4 = 16। तो कितना आ गया, 16 ग्राम आ गया। देखो क्लियर हो पाया कि नहीं। तो ये हमारा, अगर हमको रिवर्स क्वेश्चन देता है तो भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उसके बाद आप उनको एक बार नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है कितने, 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन हैं जो रिलेवेंट टू फ्लो चार्ट हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, एक बार ट्राई करें। ट्राई करने के बाद आंसर्स मैं आपके इसके ज़रूर लिख देता हूँ आपको, ताकि आप इसे मैच कर लें। आंसर आने के बाद मैच करना, आंसर लाना नहीं है, आंसर आना चाहिए। आंसर लाने और आने में फ़र्क है। कैसे भी लाना है सर, क्योंकि आंसर तो ये है, तो हमको कैसे भी लाना, 33 NA। ये क्वेश्चन पहले ये करेंगे, फिर इसी का पार्ट 2 है। इसका आंसर है 990 ग्राम, और लास्ट वाले का आंसर आना चाहिए 100 ग्राम। इस वाले क्वेश्चन का एक टाइप मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ा इसमें बताया था क्या करना है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कंटेनर। देखो, एक मान लो एक आपका कमरा जो है, आपका रूम जो है कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या क्या है, कंटेनर में आपके CO2 है इतने ग्राम, 96 ग्राम O3 है, 90 ग्राम ऑफ H2 है, 160 ग्राम SO3 है, एंड 340 ग्राम ऑफ सुक्रोज है। सुक्रोज का फॉर्मूला पीछे लिखा था। ये सब एक कंटेनर में मिक्स है। तो आपको बोला कि इसमें से टोटल ऑक्सीजन एटम बताओ। तो भैया सिंपल सी बात है, क्या एक एक के अंदर अंदर सेपरेट, जैसे पहले इसमें किया तो 110 ग्राम CO2 का मोल निकाला, ठीक है। क्योंकि एटम निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, मास से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। तो इससे के पहले क्या निकालेंगे, मोल, मोल के बाद इससे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद इससे टोटल एटम। लेकिन कौन से एटम, ऑक्सीजन एटम। तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ किसको करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी लेंगे, 2। ऐसे यहाँ कितनी लेंगे, 3। ऐसे यहाँ कितनी लेंगे, 1। यहाँ कितनी लेंगे, 3। यहाँ कितनी लेंगे, जितनी ऑक्सीजन है। क्लियर हुआ। तो ऐसे सबसे निकल के आएगा। तो एक बात ध्यान रखना, मॉलिक्यूल में जब निकालने के लिए जब आप मल्टीप्लाई बाय Na करोगे तो Na की वैल्यू पुट मत करना, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसको Na ही रहने देना, तो अपने आप आंसर किस में आ जाएगा, Na में। सेम इसका पार्ट है, और इसका एक टाइप मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, कैलकुलेट वेट ऑफ
phosphorus which contains same number of phosphorus atom as in a sample containing 98 gram of phosphoric acid, 68 gram of phosphine gas और 568 ग्राम ऑफ P4O10। ठीक है, तो इसका पहले इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मान लिया ये कंटेनर है या एक सैंपल है, तो सैंपल को हमने मान लिया कंटेनर में रखा है। इस कंटेनर, इस सैंपल में क्या क्या है? इस सैंपल में है एक तो क्या 98 ग्राम ऑफ H3PO4, क्लियर करो। और क्या है अपने पास इसमें 68 ग्राम ऑफ PH3, और क्या है इसमें 568 ग्राम ऑफ P4O10। समझना ध्यान से, ये सब इसमें रखा है ना। ये वैल्यू जो है कैलकुलेट वेट ऑफ P4 विच कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम इन अ सैंपल, जितना फॉस्फोरस एटम इनमें इन सबके टोटल के बराबर या इस सैंपल में है वो है P4 के इक्वल। मतलब P4 में का जो फॉस्फोरस एटम है वो इन सब इस सैंपल के इक्वल है। तो अगर मैं इसमें से फॉस्फोरस एटम निकाल लूँ तो इसके इक्वल कर दूंगा। तो देखो करना कैसा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस इन P4। P4 में जो है वो किसके बराबर है? इस सैंपल के बराबर है, ठीक है। इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO4 प्लस PH3 प्लस P4O10, इन सब के इक्वल है, जो अपन है मैंने आपको यहाँ समझाया, ठीक है। तो इक्वल करते हैं, देखो समझो। अब या तो मैं बहुत बड़ी मेहनत करूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन करूँ, नहीं तो मुझे करना है क्या, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, आंसर भी मार्क करना है, सब कुछ काम करना है। तो मुझे ऐसा अप्रोच लगानी है कि मेरे सिंगल स्टेप में मेरी सारा प्रोसेस हो जाए। तो मुझे पता है जबकि होना क्या है, उल्टा चलना है, मुझे मास निकालना है, ठीक है। तो मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे एटम पता है कितना एटोमिसिटी है उसकी। एटोमिसिटी फॉस्फोरस की कितनी है, 4 है, क्लियर हो कि नहीं। अगर एटोमिसिटी अगर मेरी 4 है तो एटोमिसिटी है अब 4 इंटू इसका मोल मान लिया मैंने P4 का, इंटू Na, ये लो, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, इन सब के मोल के बराबर। तो इन सब से क्या करेंगे, इन सब के फॉस्फोरस एटम के इक्वल करेंगे। इस फॉस्फोरस एटम के इक्वल करने पर तब जाकर मेरा क्या कैलकुलेट होगा, वेट ऑफ P4, वेट ऑफ P4। तो क्वेश्चन की मैंने हिंट दी आपको करना कैसा है। इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट आपको करना है, लेकिन मैंने आपको हिंट दी कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करनी है। तो हमको ये एक बार ट्राई करना है। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 5। इनको मुझे वो ट्राई करना है कि मेरे से कितने सॉल्व हो पा रहे हैं। आप कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हिंट चाहिए तो मैं और दे देता हूँ कि हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ फॉस्फोरस इन P4 करना है। तो हमने क्या देखो, मान लिया मेरे को मोल पता है कितना, N मोल है उसका, उसको Na से मल्टीप्लाई करूँगा तो मॉलिक्यूल बन गया। और उस वैल्यू को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, एटम बन जाएगा। किसका, फॉस्फोरस का, किस में, P4 में। तो ऐसा ही यहाँ करना है, क्या इसका मोल मान लिया क्या, N ऑफ H3PO4, ठीक है, इंटू Na इंटू फॉस्फोरस एटम कितने हैं, 1, ठीक है। ये प्लस फिर करो NPH3 इंटू Na इंटू फॉस्फोरस एटम कितना है, 1, प्लस फिर क्या करो NP4O10, राइट, इंटू Na इंटू फॉस्फोरस एटम कितना है, 4। बस सिंपल सा है, यहाँ से सॉल्व कर लेना। तो Na तो वैसे भी क्या हो जाने वाला है, कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं अपन कि इसकी वैल्यू की जगह अपन क्या रख देंगे, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वो अपन रख सकते हैं, ताकि उससे अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ क्या अननोन रह जाएगा, वेट अननोन रह जाएगा, और वेट यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये अपन को कर लेना है। अब इसके बाद कि नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी
लेक्चर 2 इस पे, उसमें अपन डिस्कशन करेंगे कि ये जो फर्स्ट फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो तो अपन डिस्कस किए, कुछ इसमें थोड़े से और ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट बेस्ड क्वेश्चन जो मिलेंगे वो अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 अपन देखेंगे। ऐसे डेली बेसिस में जो वीडियो बनेगी उसकी जो PDF है मैं आपको सेंड करता रहूँगा, और लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे टेक्स्ट करके या कहीं पे भी DM करके मुझे आप बताएंगे। सो गुड लक स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।